हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हूँ नोटिस के बारे में। उसकी पूरी बैकग्राउंड हम लोग समझेंगे। कहाँ पे नोटिस को सर्व करना मैंडेटरी है, क्या क्या मोड हो सकते हैं नोटिस को सर्व करने के, किन कंडीशन में रिकवरी बिना नोटिस सर्व किए भी हो सकती है, इसके सेक्शंस और साथ में जो रिलेवेंट कोर्ट केसेस हैं अब तक के वो साथ में मिला के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में नोटिस का हमें रिप्लाई किस तरीके से देना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम लोग इस वीडियो की सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले शोकोज नोटिस से मतलब क्या होता है। शोकोज नोटिस, ये जिसको हम लोग साधारणतः नोटिस कहते हैं, कारण बताने के लिए दिया जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कारण बताओ नोटिस। तो जब भी हमें किसी के अगेंस्ट कोई पैनल एक्शन लेना है, किसी ने कोई मिसकंडक्ट किया है, तो उसको कोई एक्शन लेने से पहले अपनी बात रखने का अधिकार देने के लिए हम लोग जनरली नोटिस इशू करते हैं, शो कोज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस। नाउ टैक्सेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जनरली जो पैनल एक्शन होता है वो इन फॉर्म ऑफ रिकवरी होता है। तो यहाँ पे कोई भी रिकवरी करने से पहले हम लोग टैक्स पेयर को नोटिस देते हैं, उसको शोकोज नोटिस देते हैं। शोकोज नोटिस को अच्छे से ड्राफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो शोकोज नोटिस का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको बस कुछ भी करके कि अच्छा मैं तुम पे 10 लाख रुपए की पेनल्टी क्यों नहीं लगाऊं, टेल मी द रीजन। ऐसे शोकोज नोटिस नहीं हो सकता। शोकोज नोटिस में आपको पूरा ग्राउंड प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ता है कि किन किन रीजंस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे ऊपर एक पेनल्टी निकलती है। तो शोकोज नोटिस कब ठीक होगा, जब मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपने इस पर्टिकुलर रिटर्न को इतना लेट किया, इसमें आपने इतना लेट किया, ठीक है, और उसकी पूरी ग्राउंड्स और पूरी डिटेल्स देने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब आप मुझे बताइए कि आप पे इतने रुपए की पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए। वृंदावन बिवरेजेस के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि शोकोज नोटिस वो फंडामेंटल बैकग्राउंड लेट डाउन करता है, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा केस बिल्ट होता है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में मैं आपको एक बार बताऊंगी। The show cause notice is the foundation on which the department has to build up its case. If the allegation in the show cause notice are not specific and are on the contrary vague, late, decision and or unintelligible, that is sufficient to hold that the noticee was not given the proper opportunity or to meet the allegation indicated in the show cause notice. तो शो कोज नोटिस ही वो बेस डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे पूरा का पूरा जो केस है उसको बिल्डअप करना होता है। तो शोकोज नोटिस को करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लेवल के बाद आप जाके एडिशनल ग्राउंड भी इसलिए ऐड नहीं कर सकते जो आपके इनिशियल नोटिस के अंदर नहीं हो। तो शोकोज नोटिस इशू करना और साथ में उसको सर्व अपॉन यानी कि उसको एसएससी तक पहुंचाना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि नोटिस मैंने इशू करके अपने पास रख लिया। तो नोटिस इशू करने के बाद वो टैक्स पेयर को मिलना भी चाहिए। उसको वो नोटिस किस किस तरीके से डिलीवर किया जा सकता है ये भी हमारे सीजीएसटी एक्ट के अंदर कवर किया गया है। एक बार उस पर भी हम नजर डालते हैं। सेक्शन 169 सीजीएसटी एक्ट का कवर करता है द मोड ऑफ डिलीवरी। मैं आपके लिए शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, मैं आप लोगों को रेफर ये करूंगी कि इस पूरे सेक्शन को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। तो उस पूरे एक्सप्रेशंस के लिए मैं छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे। हैंड डिलीवर यानी कि अपना कोई मैसेंजर भेज के मैं टैक्स पेयर के घर पे ले जाके डिलीवर करा सकती हूँ, और इट कैन बी बाई स्पीड पोस्ट और बाई रजिस्टर्ड पोस्ट। उसको स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट जिसका प्रूफ होता है मेरे पास वो उससे कर सकती हूँ। बाय एन ईमेल, अगर आपने अपनी ईमेल आईडी दी है तो मैं ईमेल कर सकती हूँ। बाय मेकिंग अवेलेबल ऑन दी कॉमन पोर्टल, तो जो मेरा कॉमन पोर्टल है जीएसटी का मैं उस पर भी अवेलेबल करा देती हूँ। आपने आजकल देखा होगा, पहले पॉसिबल नहीं था लेकिन अभी आजकल हमारा जो जीएसटी का पोर्टल है उस पर भी आपको बैकग्राउंड में जो नोटिस है वो दिखते हैं, तो वहां पे भी वो अवेलेबल करा दिया अगर तो माना जाएगा कि वो आप पे सर्व किया जा चुका है। by publishing in a newspaper and by affixing it on the place of business, तो उसको आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकते हैं या उसको प्लेस ऑफ बिजनेस पे एफिक्स करा सकते हैं। लेकिन क्या मैं ऐसा करूं कि जब मुझे पता है कि भाई पता नहीं टैक्स पे मेरा नोटिस रिसीव करेगा या नहीं करेगा तो सबसे पहले मैं उसको उठा के एफिक्स ही करा दूं? आंसर इज नो। आपको पहले ऊपर लिखे हुए बाकी सारे जो माध्यम हो उनका इस्तेमाल करना होगा, और अगर आपको लगेगा कि उनका यूज करने का बेनिफिट नहीं हो रहा या आप उसको जानबूझ के रिसीव नहीं कर रहे हो, उसके बाद ही आप बाद वाली जो ऑप्शन है यानी कि न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना या उसको एफिक्स करना उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, वो सिर्फ तभी यूज किया जाएगा। मतलब इसको मुझे क्रम में रखना है, मुझे ऐसा नहीं कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग उसके बिजनेस प्लेस पे एफिक्स कराने से करूं तो उसको प्रॉपर सर्विंग नहीं माना जाएगा कि इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड
दी गई है। तो सेक्शन 169 मुझे ये तरीके बताता है। इसके बाद हम में से काफ़ी लोगों को नोटिस आते हैं जिसका कि हम लोग रिप्लाई करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि अब ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया है वो दिन वाला होना चाहिए, यानी कि उस पर एक साइन होना चाहिए डिपार्टमेंट की साइड से। तो बिना दिन के अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो इशू नहीं हो सकता। आपको नोटिस के साथ जो है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसके अंदर होना मैंडेटरी है। अगर किसी केस में वो बिना उसके आ रहा है तो वहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है, हो सकता है किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उसको करना पड़े, तो उसको उसका रीजन वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, एक वैलिड नोटिस का आंसर करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर नोटिस इनवैलिड है तो क्या हमें उसे रिप्लाई करना चाहिए, और अगर मैं उसको रिप्लाई कर दूं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यहाँ पे पिक्चर में एक और CGST एक्ट का सेक्शन आता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेक्शन 160 सबसेक्शन 2। सेक्शन 160 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आपको कोई कम्युनिकेशन की गई है, कोई नोटिस भेजा गया है, आपने उसको रिप्लाई किया है, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो इनवैलिड था तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो थी वो भी इनवैलिडेटेड हो गई। लॉ की लैंग्वेज में एक बार उसको देखते हैं। इट सेज द सर्विस ऑफ एनी नोटिस, ऑर्डर और कम्युनिकेशन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन if the notice or communication, as the case may be, has already been acted upon by the person to whom it is issued, or where such service has not been called in question at or in the earlier proceedings commenced, continued or finalized pursuant to such notice, order or communication। तो यानी कि आपको अगर कोई नोटिस भेजा गया और वो इनवैलिडेट भी है, इनवैलिड कब हो सकता है, मान लीजिए जिस पे डिन नहीं है या वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यानी कि जिसको जुरिस्डिक्शन था आपको नोटिस भेजने का, उसके अलावा वो नोटिस एक्चुअली किसी और ने आपको भेजा है तो उसके पास जुरिस्डिक्शनल पावर नहीं थी आपको नोटिस भेजने की। तो बाद में आपने उस पर एक बार अगर एक्ट अपॉन कर दिया, यानी कि आपने उसको एक बार रिप्लाई दे दिया, तो फिर आप बाद में ये नहीं कह सकते कि ये तो इनवैलिड नोटिस था और इसलिए जो प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट हुई है वो गलत हुई है। तो ये हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। आपको किस तरीके से सर्व किया जाना चाहिए नोटिस, वो मैंने आपको बताया। वैलिड कब होगा नोटिस, वो भी आपको बताया। और अगर इनवैलिड नोटिस को आपने रिप्लाई कर दिया तो आपको क्या नुकसान होगा वो भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हम लोग अब चेक करेंगे 75 सबसेक्शन 12। इंपॉर्टेंट चीज, क्या शोकोज नोटिस इश्यू किए बिना भी रिकवरी की जा सकती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमें नोटिस आता है और उसके साथ ही हमारा बैंक अकाउंट अटैच भी हो जाता है, तो क्या मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दिए बिना ये दोनों काम इकट्ठे किए जा सकते हैं? इसके ऊपर काफी सारे केस लॉज हैं। इसमें कबीर रियल्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जहाँ पे कि टैक्स पेयर GSTR 1 फाइल कर रहे थे लेकिन 3 में टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो उनको उनका अटैचमेंट डायरेक्टली कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या बिना नोटिस भेजे किया जा सकता है अटैचमेंट? तो उस पर्टिकुलर केस में कहा गया कि किया जा सकता है, क्योंकि आप जब सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो कोई लाइबिलिटी, तो उस केस में मुझे आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही अगर बोला है कि मेरी 10 लाख की लाइबिलिटी है, तो मैं आपको नोटिस भेज के आपसे कारण क्यों पूछूं। यहाँ पे सेक्शन 75(12) पिक्चर में आता है, क्योंकि वो भी यही कहता है कि अगर आपने कोई लाइबिलिटी सेल्फ डिक्लेयर की है तो फिर आपके ऊपर डायरेक्टली रिकवरी की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, ना कि शोकोज नोटिस भेजा जाएगा। एक बार उसका टेक्स्ट भी आपके लिए रीड कर रही हूँ। Notwithstanding anything contained in section 73 or 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remain unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79। यानी कि वहां पे हम लोग 79 में सीधे रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। 79 के अंदर क्या होता है, 83 में हमें बैंक अकाउंट अटैच करने का राइट दिया जाता है, सेक्शन 79 के अंदर मुझे रिकवरी की प्रोसीडिंग्स करने के लिए, तो रिकवरी कैसे हो सकती है, जिन लोगों पे मेरी ड्यू बाकी है उनसे लिया जा सकता है, मेरे जो बैंक में अकाउंट है वहां से उसको रिकवर किया जा सकता है। ऐसे अलग अलग मैकेनिज्म है जो सेक्शन 79 के अंदर दिए गए हैं, तो वो आपकी रिकवरी सीधी सेक्शन 79 के अंदर की जा सकती है अगर आपने ऑलरेडी उसको सेल्फ डिक्लेयर कर सकता है। ऑल्दो इंटरेस्ट के केस में एक और इम्पॉर्टेंट केस लो है जिसको मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया है कि इंटरेस्ट के केस में वो सेल्फ डिक्लेयर्ड नहीं है, और क्योंकि डिपार्टमेंट को उसका असेसमेंट करना होता है, उनको कैलकुलेट करके बताना है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, तो इसलिए इंटरेस्ट के केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि वहां पे मुझे शोकोज नोटिस देना पड़ेगा और वहां पे मैं डायरेक्ट रिकवरी के लिए नहीं जा सकती। सो इन केस ऑफ मेसर्स LC Infra Projects, it was held by the Karnataka High Court that
you cannot directly recover interest or penalty, interest under section 50 और penalty in that particular case हमें शो कोज नोटिस करना इशू मैंडेटरी है। तो उस केस में यानी कि मैं डायरेक्ट रिकवरी पे नहीं जा सकती हूँ। और मेरे को क्योंकि जनरली इंटरेस्ट के केस में ऐसा बहुत होता है कि आपका सीधा बैंक अकाउंट अटैच कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, तो उस केस में ये क्लियर किया गया कि वहां पे आपको शो कोज नोटिस देना मैंडेटरी है। तो अभी हम लोगों ने प्रोविजंस देखे शो कोज नोटिस की कि कब वो इशू होना मैंडेटरी है, कब किस केस में बिना शो कोज नोटिस के भी आपसे रिकवरी की जा सकती है अगर आपका सेल्फ डिक्लेयर टैक्स है तो। इसके अलावा शो कोज नोटिस से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करने अभी बाकी हैं, जो मैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप इस वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। इसी तरीके से एक एक जीएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा के मैं आपके लिए लेके आऊंगी। आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं डिस्कस करना। तो अभी तक के सारी डिस्कवरीज के साथ में हाफ पोर्शन ऑफ नोटिस इज कवर्ड। नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी का हाफ पोर्शन कवर करूंगी जिसमें हम लोग जुरिसडिक्शनल इश्यूज जो उनको डिस्कस करेंगे। हम लोग सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे जो बताता है कि जुरिसडिक्शन किस किस का कहाँ तक होता है, तो उसके साथ में हम लोग इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं इससे जुड़े हुए जो बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।